और ये थोड़ा सा आपको शायद नंबर ज़्यादा लग सकता है, पर जैसे जैसे आप ट्राई करेंगे, थोड़ा मेहनत करेंगे, आप इन सभी क्वेश्चंस को कर लेंगे और बिल्कुल ऐसा माना जा सकता है कि इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके एग्जाम में आए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो जैसा कि हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, हम इसे बड़े ध्यान से देखेंगे, आप क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग 19th सेंचुरी लिबरलिज्म। तो 19th सेंचुरी में जो लिबरलिज्म आया था उसके रिगार्डिंग क्या बात है? तो 19th सेंचुरी का जो लिबरलिज्म था उसमें हम बात कर रहे थे मोनार्की मस्ट बी मेंटेन, नहीं मेंटेन मोनार्की वाली बात नहीं थी। एबॉलिशन स्टेट इम्पोज टैक्स ऑन गुड्स एंड कैपिटल, ये वाली बात हम कह सकते हैं। और क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन, ये वाली बात भी नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर बी जाएगा, जहां पर हम पढ़ते हैं कि स्टेट लगातार क्या करता था, रिस्ट्रिक्शन लेता था, टैक्स करता था, टैरिफ बैरियर्स थे, तो इन सभी को हटाने के लिए ये काम किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द एक्सेस पावर। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक्सेस पावर के रूप में कौन था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक्सेस पावर के रूप में जैसे कि हम जानते हैं, एक तरफ था हमारा जर्मनी, जापान और इटली, ये सभी आपके एक्सेस पावर थे। देन सेंट्रल पावर अलग थे, जापान, जर्मनी। जब हम फिर पढ़ते हैं कि यूएसए ने एंटर किया था, फिर यूएसए ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान के ऊपर हिरोशिमा नागासाकी गिराया था और वहां पर हिटलर वॉर हार गया था। तो यहाँ पर जर्मनी और जापान तो साथ में ही आएंगे और इटली भी यहाँ पर साथ में आएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहलाता है कि टाइम के हिसाब से पहली चीज कौन सी हुई, पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। तो इसको हम बड़े ध्यान से देखते हुए करेंगे और इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो हम बात करते हैं गांधी आर्विन पैक्ट की और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो कहीं ना कहीं गांधी आर्विन पैक्ट पहले हुआ, देन उसके बाद फिर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आया था। तो अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि पहले 2 रहेगा उसके बाद 4 रहेगा। तो देखिए 4 और 2 वाले ऑप्शन तो चला जाएगा, है ना, एक ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया। अब इसके बाद अगर हम पहले ऑप्शन और तीसरे ऑप्शन को देखें तो पहले और तीसरे के हिसाब से फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये काम सबसे पहले हुआ था। तो इसके हिसाब से पहला हमारा ऑप्शन 3 आना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हमें सिर्फ ये दिख रहा है, तो इसलिए हमारा ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल हमारे लिए दिया है, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर ऑन द लाइन्स ऑफ आयरिश प्रेस एक्ट। तो वर्नाकुलर मतलब कहलाता है जहां पर बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस का हम क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये प्रेस एक्ट कब पास हुआ था? देखिए ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव है, इसको आपको डायरेक्ट डेट याद रखनी पड़ेगी। ये तो बहुत लेट हो गया, ये करीब 1878 के करीब आपका ये एक्ट पास हुआ था। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो। 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो। असर्शन रीजन है, असर्शन दिया है वी नीड टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। बात सही है, हमें फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसके साथ ये भी कह सकते हैं कि कंजर्वेशन करेंगे तो हमारी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी बनी रहेगी। तो इस चीज को देखते हुए असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी यहाँ से लिंक बैठ रहा है, तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी के साथ यहाँ पर जाना पसंद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द, हाँ ये रहा हमारा क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स टंकास प्रिवेलेंट फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो टंकास का इस्तेमाल आप कहाँ करते हैं? तो टंकास जो ये वर्ड है ये हम इस्तेमाल किया जाता है मेनली राजस्थान में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। रीड द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द प्लांटेशन एग्रीकल्चर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम बिलो। इसमें हमें एग्रीकल्चर वाले ज्योग्राफी वाले चैप्टर से, तो इसमें प्लांटेशन एग्रीकल्चर में जो फीचर्स रहते हैं उनको हमारे लिए यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन गलत है। तो चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पर पहला हमारे लिए दिया गया है, अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। ठीक है, ये बात एक हद तक हमें सही दिख रही है। इट इज कैपिटल इंटेंसिव फार्मिंग, ये बात भी ठीक है, यहाँ पर हमें कैपिटल काफी ज्यादा लगेगा। तीसरा दिया है, इट इज प्रैक्टिस्ड इन एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर और लैंड। ऐसे ही देखिए
इस प्रकार की हमारे लिए कोई भी बात नहीं दी गई है ना। तो जो थर्ड ऑप्शन में बोल रहे हैं, ऐसी कोई हमारे पास बात है ही नहीं। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, इसको हम कर देंगे, ये हमारा आंसर नहीं होगा। थर्ड पॉइंट के साथ हम नहीं जाएंगे। ओके, थर्ड पॉइंट के साथ हम नहीं जाएंगे। एंड फूड ग्रेन्स क्रॉप्स आर द मेजर क्रॉप्स ऑफ दिस फार्मिंग। फूड ग्रेन क्रॉप्स नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। यहाँ तो प्लांटेशन लिखा है, प्लांटेशन में फूड ग्रेन्स तो आ ही नहीं सकती। तो अगर मैं ऑप्शन नंबर 4 को हटाता हूँ तो मेरे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बैठते हैं, क्योंकि मैं ऑप्शन नंबर 3 को भी हटा चुका हूँ। तो इसलिए मेरा जो सही ऑप्शन बैठेगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is a non-conventional source of energy? जितना भी यूज करो खत्म नहीं होगा। तो इसका सीधा सीधा आप आंसर जानते हैं, दिस इज योर जियोथर्मल एनर्जी। इसको आप कितना भी इस्तेमाल करिए कभी खत्म नहीं होगा। 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन, बोलो 2 स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए। सर्च रीजन, पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। बिल्कुल सही बात है, पावर शेयरिंग जो होता है वो हमारे डेमोक्रेसी का क्या होता है, स्पिरिट होता है। अच्छा, इसके आगे और क्या बात किया गया हमारे लिए, इसके आगे हमसे बोल रहे हैं a legitimate government is one where all groups connect with government through participation। एक तरफ पावर शेयरिंग की बात कर दी और दूसरी तरफ उसी को एक्सप्लेन करने के लिए बोल दिया कि एक ऐसी सरकार जहां पर सभी लोग साथ में मिलकर आए, अपना पार्टिसिपेशन दें और सरकार को चला सके। तो ऐसी कंडीशन में ये भी सही है, ये भी सही है, और ये दोनों का करेक्ट एक्सप्रेशन भी बैठ रहा है। एंड वी विल गो विद ऑप्शन नंबर ए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर इज। पावर का वर्टिकल डिवीजन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्टिकल डिवीजन मतलब क्या कहलाता है, पावर इज शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स। देखिए सोशल ग्रुप प्रेशर ग्रुप तो कुछ है नहीं, ऑर्गन्स में मान भी सकता हूँ और डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट भी मान सकता हूँ। पर वर्टिकल कहलाता है ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं, अगर इंडिया को हम एज अ होल देखें तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर हम एक स्टेट वाइज देखें तो एक स्टेट गवर्नमेंट है, और इसके बाद लोकल लेवल पे लोकल गवर्नमेंट भी है। तो ये जो डिफरेंट लेवल्स हैं इसे हम बोलते हैं। सो इसका आंसर क्या होना चाहिए, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफर टू द फॉलोइंग कंट्रीज विद फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम के हिसाब से यहाँ पर बात ये हो रही है कि 2 प्रकार के फेडरलिज्म होता है, जैसे कि आपने इस फेडरलिज्म वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। एक होता है कमिंग टुगेदर और एक होता है होल्डिंग टुगेदर। अब कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर के बेस पर आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा आपका जो ऑप्शन है वो सही बैठेगा, है ना, कौन से पॉलिटिकल ग्रुप हैं जो साथ में सही बैठ रहे हैं। यहाँ पर फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम सिर्फ यूएसए में दिखता है हमारे लिए और इंडिया में दिखता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 एंड 4 ही सही रहेगा। Moving to the next question, which one of the following is the majority community in श्रीलंका? श्रीलंका में सबसे ज्यादा सिन्हाला कम्युनिटीज पाई जाती है, जैसा कि आपने पावर शेयरिंग वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। आगे बढ़ेंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द कॉन्क्यूरेंट लिस्ट। कॉन्क्यूरेंट लिस्ट वो लिस्ट कहलाती है जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ अपना हस्तक्षेप कर सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ कर सकती है। अच्छा, अगर जैसे हम इस पुलिस के बारे में देखते हैं, कभी आपने सेंट्रल पुलिस सुना? नहीं, सेंट्रल पुलिस हमने कभी भी नहीं सुना, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। चलिए आगे देखेंगे, करेंसी, इरिगेशन वाला आपके स्टेट में जाता है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे बात करेंगे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ये सभी किसके पास जाते हैं, ये जाते हैं आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल है, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का रोल है। कॉन्करेंट का मतलब ये होता है कि वहां पर हमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट भी चाहिए। तो जैसे आप एजुकेशन में आप जानते हैं, एजुकेशन वाले ये ऑप्शन इसका सही होगा। एजुकेशन में आप जानते हैं कि एक आपका सेंट्रल सीबीएसई बोर्ड अलग चलता है और हर एक स्टेट का स्टेट बोर्ड अलग चलता है। तो ये सेंट्रल एजुकेशन सिस्टम अलग चलता है, सेंट्रल स्कूल्स अलग होते हैं, स्टेट रन स्कूल अलग होते हैं। तो इसी प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ यहाँ पर जाएंगे। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following orders has been passed by the Supreme Court? सुप्रीम कोर्ट द्वारा कौन सा ऐसा आदेश दिया गया है पॉलिटिकल पार्टीज में ताकि कुछ सुधार आ सके? तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि टू ऑर्गेनाइज इलेक्शंस, और इलेक्शंस कराने के लिए पार्टी से नहीं बोला जाएगा, उसके लिए हमारे पास इलेक्शन कमीशन है। इनकम टैक्स रिटर्न वाली कोई बात नहीं है। इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल द कैंडिडेट्स टू गिव इन क्रिमिनल केसेस। हाँ, एफिडेविट में आपको ये सब देना पड़ता है कि आपके ऊपर कितने क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, कितनी आपकी इनकम है, ये वाली बात हम जानते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सोर्स ऑफ बैंक इनकम। बैंक आखिर पैसा कमाते कहाँ से?
तो बैंक के लिए पैसा मिलेगा, रिजर्व बैंक के पास नहीं रहेगा, डिमांड डिपॉजिट नहीं होता। डिमांड डिपॉजिट बेसिकली होता है कि हम कुछ पैसा जमा करते हैं और जब हमें जरूरत होगी तो हम वहां से निकाल लेंगे, कि आपके उनको सेविंग्स अकाउंट की तरह रहता है। इसके बाद है ऑब्टेनिंग इंटरेस्ट, ठीक है, एक बार के लिए हम इसको देख सकते हैं। और लास्ट बोल रहा है मनी रिसीव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ डिफॉल्टिंग बोरोवर, मतलब अगर कोई बोरोवर पैसा नहीं दे पाया तो आप उसकी प्रॉपर्टी को सेल करके पैसा लोगे। क्या बैंक से वही काम करने के लिए बैठे हैं? तो ऑप्शन नंबर डी तो नहीं होगा, इसका सीधा सीधा ऑप्शन नंबर आपका सी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज मीट्स द नीड ऑफ द रूरल। देखिए रूरल मतलब होता है ग्रामीण लोग। अब ग्रामीण लोग के लिए क्या चाहिए भाई, उनके लिए बैंक तो पैसे देते नहीं है, बिजनेसमैन कोई बहुत बड़े बड़े वहां होते नहीं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज से नहीं मिलता, कमर्शियल बैंक से नहीं मिलता, वहां पर मैक्सिमम इवेंट पे मनी लेंडर से लेता है। मनी लेंडर क्यों देता है भाई? क्योंकि इंटरेस्ट रेट लेगा हाई, कोलेट्रल आपसे लेगा नहीं। और रूरल मतलब कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के पास कोलेट्रल नहीं होता है। कोलेट्रल मतलब कोई भी चीज इनके पास नहीं होती जिसे वो गिरवी रख सकें। तो इस कंडीशन में अगर उनको थोड़ा ब्याज ज्यादा देना पड़े तब भी वो उनके लिए सूटेबल होता है, क्योंकि उन्हें कम से कम उनकी जरूरत पर पैसा मिल जाता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द गिवन पिक्चर। इसमें पिक्चर में आप देख सकते हैं ये अम्मा जी है, क्या कर रही है, पोटैटो वगैरह निकाल रही है। पोटैटो मतलब कि नेचर, जब हम नेचर से कोई चीज लेते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं तो इसे हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर के अंदर आएगा। टेरिशरी जाता है जब नेचर से ली हुई चीजों को हम मैन्युफैक्चरिंग गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, वो सेकेंडरी के अंदर जाएगा। और टेरिशरी में होता है जहाँ पे हम सेल्स एंड सर्विस करते हैं, जहाँ पे हम कुछ प्रोड्यूस ना करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन एक और क्वेश्चन आया आपका इसी यहाँ से रिलेटेड। इसमें आप देख सकते हैं कि प्राइमरी माइनिंग दिया है, सेकेंडरी फ्लावर कल्टीवेशन। देखिए सेकेंडरी फ्लावर कल्टीवेशन नहीं, ये प्राइमरी के साथ जाएगा। टर्शियरी में फिशिंग अगेन नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप नेचर को यूज कर रहे हो। सेकेंडरी में कीपिंग, ये भी नहीं, नेचर को यूज कर रहे हो। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 के साथ आप जाएंगे, जो कि आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19th क्वेश्चन दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट है द हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो देखिए इसका सिंपल ये रीजन है, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो केरला से ही ऑप्शन होगा। आपने जैसे एनसीईआरटी भी पढ़ी तो आपने उसमें जाना कि केरला वगैरह में आपका पढ़ाई वगैरह भी अच्छी है और सारी फैसिलिटीज भी, इसलिए यहाँ पर केरला आपका सही ऑप्शन जाएगा। 20th क्वेश्चन दिया गया है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज स्टार्टेड एट द इनिशिएटिव ऑफ डैश कंट्रीज। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो व्यापार में सक्षम होंगे, तो किन्होंने स्टार्ट किया था भाई? जो व्यापार में सक्षम होंगे वो डेवलपिंग नहीं, ना ही कम्युनिस्ट, वो अपने आप में डेवलप्ड कंट्रीज थी जो व्यापार में सक्षम थे, तभी उन्होंने व्यापार की तरफ सोचा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,